हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि रूमी रॉय को लेके वहाँ से चली जाती है उसकी जान बचाने के लिए, और शैला वहाँ पे पहुँच जाती है। तो लूका ऑलरेडी उसका वेट कर रही होती है और फिर उन दोनों के बीच में फ़ाइट होती है और लूका शैला का गला काट देती है। तो थर्ड एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ऊपर हॉस्पिटल से ब्लड आता है नीचे वालों के लिए, और जो चित्रभानु होता है जूमी नाम की एक लड़की को आवाज़ देता है कि ब्लड आ गया है फिर से। और जैसे ही वहाँ पे वो लड़की आती है और ओपन करती है उसको, तो वो वहाँ पे शैला का सर देखती है और तभी ओरा की आँख खुल जाती है और फिर वो सब लोगों को इकट्ठा करता है और वो बताता है कि ये काम लूका और उसके साथी ब्रेनपाल का ही है, वही लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो वो कहता है कि तुम लोग हमारे लिए बहुत कीमती हो, तुम्हारी जान हमारे लिए बहुत कीमती हो, तुम्हें दोबारा ज़िंदगी मिली है, तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। तो वो कहता है अब से मैंने आप लोगों की सेफ्टी के चलते ये डिसाइड किया है कि एडी के लोग ही नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर कोई जाएगा ही नहीं, ऊपर जाने के मैंने रास्ते बंद करवा दिए हैं। तभी वहाँ पे रूम में आ जाती है, वो देखती है क्या हुआ। फिर वो उस लड़के के पास जाती है तो जहाँ पे उसे शैला का सर दिखता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और रोने लग जाती है। तब यहाँ पे मीरा और डेविड बात कर रहे होते हैं कि ये काम रॉय का है, पर रूमी मना कर देती है कि नहीं वो ऐसे नहीं कर सकता। तो वो दोनों कहते हैं, मीरा और डेविड कहता है कि वो इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। वो कहती है रूमी की नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज वो मेरे साथ था। तो मीरा कहती है कि गलती मेरी है, मुझे रूमी को भेजना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वो इस काम में नहीं थी। रूमी कहती है कि ये सब मेरे वजह से ही हुआ, शैला तो बागनी ग्रुप ज्वाइन भी नहीं करना चाहती थी, ये सब मेरे वजह से ही हुआ, उसकी जगह मेरा सर होना चाहिए था। फिर वो डेविड से कहती है कि मैं शैला की मौत का बदला लेके रहूँगी। फिर वो डेविड से कहती है कि ये सब कैसे होगा क्योंकि ओरा ने तो ऊपर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो डेविड कहता है ऊपर जाने का एक रास्ता है। तो मीरा कहती है कि उसे जाने दो डेविड, कम से कम वो तो किसी अपने का बदला ले सकती है। तो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन का, जहाँ पे कार्तिक पाल के पास उसका ऑफिसर आया होता है। वो कहता है कुछ काम भी कर लो। तभी वहाँ पे उस ऑफिसर का एक और साथी आता है। वो कहता है कि सर पता नहीं किसने शराब के नशे में फ़ोन किया कि किसी की बॉडी जल रही है। तो कार्तिक की बातें सुन लेता है और वो वहाँ उसी जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे उस लेडी की बॉडी जल रही होती है। तो वहाँ पे उसे एक बच्ची दिखाई देती है। वो उस बच्ची से पूछता है तो वो बच्ची बताती है कि जैसे ही मैं घुसी वहाँ पे जहाँ पे मूर्ति बनती है उस जगह में मैं गई तो मैंने देखा कि किसी की बॉडी जल रही थी। तो कार्तिक कहता है कि किसी ने उसे आग लगाई। तो लड़की मना कर देती है कि नहीं वो अपने आप ही जल रही थी, पर उसका सर नहीं था। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडी और लूका आपस में बात कर रहे होते हैं। एडी लूका को चाय ऑफर करता है और लूका एडी से कहते हैं कि आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि वो वैम्पायर लोग कहाँ पे रहते हैं। तो एडी कहता है मैंने आपको बताया ना, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो लूका कहती है आपको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी आपने उनका सर नीचे भिजवा दिया उन लोगों के पास। फिर एडी लूका से कहता है कि आपने जो उस लड़की के साथ किया है ना, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी नीचे से ऊपर आएगा। तो वो कहती है कि लुका कहती है ऐसा करना ज़रूरी था। एडी लुका से कहता है कि काठमांडू की वैम्पायरों से क्या दुश्मनी है। तो लुका कहती है आप उन लोगों का तो साइड क्यों ले रहे हैं। तो फिर वो कहती है कि वैसे सबके अपने अपने रीजंस हैं। तो वो कहती है जैसे आपने उस लड़की का सर कटवा दिया। फिर वो जाने लगती है और कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है मिस्टर देव कि आप मेरा यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो कार्तिक होता है वो फॉरेंसिक लैब पहुंचता है और वहाँ पे उनसे पूछता है कि बताइए क्या रिपोर्ट आई है। तो वहाँ पे जो जो डॉक्टर होता है वो लंच कर रहा होता है बॉडी के पास। तो कार्तिक कहता है आप बॉडी के पास बैठ के लंच कर रहे हो। तो फिर डॉक्टर बताता है कि बॉडी देख के तो ये लगा कि आग पता नहीं कैसे लग गई, मतलब अपने आप भी लग गई, कुछ कह नहीं सकता। फिर वो कहता है कि दूसरी चीज़ ये है कि बॉडी के शरीर में हमें खून के अलावा कुछ भी नहीं मिला। तो कहता है डॉक्टर कि बहुत सारा खून ही खून था। तो कार्तिक कहता है ऐसा लगता है जैसे उसने किसी का खून पिया था। फिर डॉक्टर चुप हो जाता है। तो कार्तिक कहता है कि इसमें बॉडी की एज क्या होगी। तो डॉक्टर कहता है 50-60% तो चल चुका है, तो इसमें कैसे पता लगाऊं, और सर तो था ही नहीं। तो वो कहता है हम कार्तिक की इसे दूसरी जगह भेजना जहाँ से इसका डेट ऑफ बर्थ पता चल सके। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूमी रॉय की क्लिनिक पहुँच जाती है। तो वहाँ पर उसकी रिसेप्शनिस्ट नहीं होती। तो वहाँ पे वो सीसीटीवी फुटेज चेक करती है जिसमें उसे लुका दिखाई देती है। वो उस फुटेज को बार बार चेक करती है। तभी वहाँ पे रॉय आ जाता है और रॉय रूमी को देख कर हैरान हो जाता है। वो कहता है तुम कब आई। तो रूमी कहती है तुम्हें क्या लगता है। तो रूमी कहती है कि मैं तुम्हारी रिसेप्शनिस्ट की जगह के लिए आई हूँ क्योंकि वो तो मुझे कभी यहाँ पे दिखती ही नहीं है। तो रॉय कहता है हाँ वो जस्ट अभी चली गई है। तो रूमी कहती है कि कुछ हुआ है डॉक्टर रॉय। तो रॉय कहता है कुछ नहीं, वो जस्ट कोई घुस गया था जब हम कल थिएटर गए थे। तो वो कहते हैं कोई सीरियस। तो वो कहता है नहीं ऐसा कुछ तो नहीं, बस मेरा पेन चोरी हो गया जो मेरे दादाजी का था। तो वो कहती है रूमी कि हमें पुलिस के पास कंप्लेंट करना चाहिए। तो रॉय कहता है कि शायद तुम कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तो रूमी कहती है ठीक है जब अगली बार वो आएगा ना तो वो तुम्हारे सर पे ही मार दे। तो रॉय कहता है कि तुम सीरियस हो। तो रूमी कहती है हाँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो मेरे लिए। तो फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रॉय और रूमी उसी जगह में पहुँचते हैं जहाँ पे रूमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहले आती थी।
तो रॉय उसे पानी पूरी के लिए ऑफ़र करता है तो वो मना कर देती है। तो रॉय कहता है कि तुम क्यों नहीं खा रही हो, तुम्हें कुछ और खाना है? तो रूमी कहती है मुझे टूथ मेरा दर्द कर रहा है। तो वो कहता है ओह हाँ, अभी तो तुम्हारा टूथ फिक्स नहीं हुआ है। तो वो कहता है तुम्हें नहीं खाना था तो कहीं और चलते। तो रूमी कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ लेके आ जाओगे, यहाँ पर मैं और निखिल आते थे। तो रॉय कहता है निखिल कौन, तुम्हारा हस्बैंड? तो रूमी कहती है तुम्हें नहीं पता? तो वो कहता है नहीं। तो वो कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था। तो वो उसे फ्लैशबैक याद आता है कि जब उसके घर में वो ये सब पता चला था और वो प्रेग्नेंट थी, तो ऐसे उसका अबॉर्शन सा हो जाता है। तो उसके फादर मतलब बहुत गुस्सा करते हैं कि इसलिए तुम्हें कॉलेज भेजा था और बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। तो उसकी मम्मी कहते हैं किसी कहीं क्लिनिक में ले जाते हैं और सही से करवाते हैं। तो उसके फादर कहता है कि इससे पहले तुम मर क्यों नहीं जाती? तो रूमी रॉय से कहती है कि बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं अपना हुक्म चलाने के लिए? तो रॉय कहता है पेरेंट्स एक तरीके से सही भी होता है। तो रूमी कहते हैं यानी कि तुम भी अपने बच्चों को डेंटिस्ट ही बनाओगे? तो रॉय कहता है कि नहीं, क्योंकि तब तक शायद मैं अपने ख़ानदान का नाम डुबो चुका हूँगा, तो वो डेंटिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो रूमी कहते हैं नहीं, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। तो रूमी वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो रॉय कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ गाड़ी से। तो रूमी कहते हैं फिर कभी नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो लूका होती है वो अपने कल्ट के मेंबरों से मिलती है। वहाँ पे सारे कलेक्ट हुए होते हैं और वो सब बात कर रहे होते हैं वैम्पायर्स के बारे में। तो वो कहते हैं इतने टाइम बाद हम फिर से मिले हैं। तो वहाँ पे जो ये ब्लू ड्रेस में जो दिखाई देते हैं अंकल, वो बोलते हैं कि अगर वैम्पायर्स को हमारे बारे में पता चल गया कि हमें किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। और अब हम 25 साल के नहीं हैं जो उनका मुकाबला कर सके। तो अब हमें कल्ट में जो नए ब्लड हैं, नए जनरेशन के हैं, उनको ऐड करना पड़ेगा। तो लूका उनकी बात से एग्री करती है। कल्ट में एक लेडी भी मेंबर होती है, वो लूका से कहती है क्या हम लोगों को वैम्पायर्स के बारे में नहीं बता सकते? तो लूका कहते हैं कि नहीं, तो भूल गए वीरेन पाल के साथ क्या हुआ था? लोगों ने उसकी बातों का विश्वास नहीं किया, उसे पागल बना दिया। तो वो कहते हैं वैसे वीरेन पाल आजकल है कहाँ? तो हारूदा बताते हैं कि उसका बेटा मेरे लाइब्रेरी में आया था कुछ दिन पहले, वो एक बुक लेने के लिए आया था और उसने मुझे बताया था कि उसे कोई प्रॉब्लम है जिससे वो चीज़ें भूल जाता है। क्या वो कहता है कि उसका बेटा भी पुलिस में ही है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है ईडी अपने रूम में होता है, वो अपने रूम के पर्दे बंद कर देता है। तभी उसके कमरे में एक बॉक्स आता है काफ़ी बड़ा। वो उस बॉक्स में 3 बार नॉक करता है तो अमर उस बॉक्स में से बाहर निकलता है। वो जैसे ही बाहर निकल के आता है तो ईडी कहता है कि मुझसे 3 फुट की दूरी पे रहो। तो अमर कहता है कि ईडी सर मैं आपको क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा, आप ही तो मेरे हीरो बनने का टिकट हो। तो ईडी कहता है कि औरा ने नीचे किसी को कुछ कहा है क्या? तो अमर कहता है कि औरा ने कोई हवा टाइट कर रखी है, आप कोई भी ऊपर नहीं आएगा क्योंकि सबको अपनी सर प्यारा है। तो ईडी कहता है कि औरा ने मुझे नीचे बुलाया है शैला के अंतिम संस्कार के लिए। तो अमर हंसने लग जाता है, कहता है अंतिम संस्कार किसका, सर का? फिर वो हंसता है ज़ोर से। तो ईडी उसे चुप कराता है। वो कहता है कि ये बार बार कॉकरोचों की तरह ऊपर क्यों आ जाते हैं? तो अमर कहता है ये इसकी वजह है रूमी। तो ईडी कहता है क्या उसे अपना सर प्यारा नहीं है? तो अमर कहता है कि वो अपने आप को रिबल समझती है। तो ईडी कहता है कि मुझे प्रूफ ला के दो। तो अमर कहता है कि मैं इसको आपको प्रूफ ला के दूंगा और उसके पर्फ काटने में बड़ा मज़ा आएगा। ईडी अमर से बोलता है कि खून अपलोड करो। तो अमर उनके बॉटल्स खोलता है और उसमें सभी के वैम्पायर्स के नाम लिखे होते हैं। तो हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ईडी अपनी वाइफ के साथ होता है और उसे ब्लड चढ़ाया जाता है। तो उसकी वाइफ कहती है कि तुम मुझे मरने क्यों नहीं देते? तो ईडी कहता है अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी क्या यही करती? तो वो कहती है हाँ बिल्कुल, कम से कम ऐसी ज़िंदगी से तो मौत भली। ईडी अपनी वाइफ से कहता है कि डॉक्टर ने तुम्हें सिर्फ 2 साल के लिए बोला था कि तुम 2 साल तक ज़िंदा रहोगे और अब तुम्हें 18 साल हो गए। वो कहता है कि एक दिन तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उसकी वाइफ कहती है कि पता नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर कार्तिक को कॉल करता है और वो उस बुक के बारे में बताता है कि इस तरीके के लोगों को धूप से एलर्जी होती है। तो वो बहुत सारी चीज़ें कार्तिक को बताता है। तो कार्तिक को से सुन के बादशाह के बारे में याद आता है जो कहता था कि सर मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, एक्सरसाइज करने का भी मन नहीं करता और मेरे जो बॉडी में जो भी हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो भी कुछ ढंग से नहीं बता रहे कि मेरी बॉडी में क्या चल रहा है। तो कार्तिक फिर बादशाह को कॉल करता है। वो बताता है कि वो लेक स्टेशन से बात कर रहा है, क्या वो उससे मिल सकता है? तो बादशाह उससे कह देता है कि ठीक है सर, आप उससे मिल लेना। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडी नीचे आया होता है और शीला का अंतिम संस्कार हो जाता है। तो ओरा और एडी बैठे होते हैं एक जगह पे और ओरा कहता है कि शीला को ज़्यादा जानने का मौका नहीं मिला। तो एडी कहता है तुम तो कुबेर निंदा में रहते हो और तुम्हें अपने परिवार की चिंता ही नहीं है। एडी ओरा से कहता है कि तुम्हें उन लोगों को रोकना चाहिए। तो ओरा कहता है मुझे उन लोगों को रोकना नहीं चाहिए बल्कि बुरी नज़रों से बचाना चाहिए। तो एडी कहता है क्या तुम सो के उन्हें बुरी नज़रों से बचाओगे? तो ओरा कहता है एडी से तुम तो जानते ही हो कि मुझे हाइपरनेट करना ज़रूरी होता है ताकि 70 के दशक की तरह खून का स्टॉक कम ना हो। तो एडी कहता है तो क्या तुम अपने लोगों को ऊपर भेज के ये सब पूरा करोगे? फिर ओरा एडी से कहता है कि कभी कभार मुझे समझ में नहीं आता कि तुम पे और हम पे क्या फ़र्क है। तो एडी कहता है कि फ़र्क ये है कि मैं तुम लोगों का खून के लिए स्टॉक पूरा करता हूँ, मैं तुम लोगों का ध्यान करता हूँ और उसके बदले में मुझे जितना खून मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। तो ओरा कहता है कि तुम भी हमारे खून के प्यासे हो एडी।
फिर एडी कहता है कि तुम शायद भूल गए हो सब कैसे शुरू हुआ था। तो ओरा कहता है मैं तो तब भी यहीं था पर तुम नहीं थे। तो एडी हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रूमी पुलिस स्टेशन पहुँचती है और वो कुंदू से रिपोर्ट लिखवाती है। वो कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के क्लिनिक पे चोरी हो गई, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप में से कोई एक वहाँ पे चले मेरे साथ, सीसीटीवी फुटेज चेक कर ले, वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स ले ले और फिर आइडेंटिफाई करे। वो कहते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा परेशान है। तो तभी वहाँ पे कार्तिक आ जाता है और वो कार्तिक को देख के रूमी कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे काम करते हैं। तो कार्तिक का जो सीनियर होता है वो कहता है कि तुम मुझसे जानते हो। तो कार्तिक कहता है कि हाँ, ये भी उसी पार्टी में थी जहाँ पे बादशाह को बाइट किया गया था। तो फिर वो कहती है रूमी कि आप लोग मेरे साथ अभी चलिए। तो जो कुंदू है वो कहता है कि मैं अभी तो नहीं जा सकता, मैं सुबह आ जाऊँगा। तो रूमी कहती है कि अभी चल लीजिए। तो फिर उसका सीनियर है वो कार्तिक को बोलता है। तो फिर कार्तिक रूमी के साथ वहाँ से चला जाता है और फिर वो दोनों टैक्सी में बैठ के वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो जैसे ही कार्तिक रॉय के क्लिनिक के बाहर पहुँचता है तो वो रूमी से कहता है कि आपने तो कहा था कि आपका बॉयफ्रेंड डॉक्टर है। तो रूमी कहती है हाँ, डॉक्टर ही तो है। तो कार्तिक कहता है वो तो एक डेंटिस्ट है, दांत सही करने वाला। तब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों कम रूम में एंटर करते हैं और तभी रॉय उन्हें देख लेता है। यहाँ पे कार्तिक का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। तो रॉय कहता है ये कौन। तो रूमी कहती है कि इंस्पेक्टर और मैंने ही बताया था। तो कार्तिक इंस्पेक्टर से कहता है क्या मुझे 1 मिनट मिल सकता है, हमें कुछ बातें करनी है। तो वो दोनों अंदर चले जाते हैं रॉय के कैबिन में। तो रॉय कहता है कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, अगर मेरे पापा को पता चल गया। तो रूमी कहते हैं ना बताएगा कौन। तो कार्तिक कहता है वो रिसेप्शनिस्ट है ना, वो हर 1 घंटे में पापा को फ़ोन करके बताती है। तो रूमी कहती है उससे कह देना कि वो ना बताए तो वो नहीं बताएगी। तभी कार्तिक अंदर एंटर करता है तो वो सब देखने लग जाता है। तो रॉय कहता है यहाँ पे कोई चोरी वोरी नहीं हुआ। तो रूमी कहती है हुआ है, एक पेन चोरी हुआ है। तो रॉय कहता है इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो कार्तिक कहता है अगर कोई बड़ी बात नहीं है तो फिर तो कंप्लेंट कोई बनती ही नहीं है। तो वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका पैर एक जगह से टकराता है और वो रॉय के चेयर में बैठ जाता है। तो वो कहता है कि मेरे पैर में थोड़ा ज़ख्म है, आप दांतों के डॉक्टर को ही देखते हो या और कुछ भी देखते हो। तो फिर वो अपना शूज़ निकालता है तो वहाँ पे उसको पैर में बड़ा सा घाव होता है। रूमी वो देख के पहचान जाती है। रॉय ब्लड देख के थोड़ा सा सहम सा जाता है। फिर वो कार्तिक से कहता है कि बहुत गहरा कट है। तो कार्तिक कहता है बहुत लंबी कहानी है। कह रहा वो टेंगरा पार्टी हुई थी ना जहाँ पे तुम भी गए थे। तो रॉय कहता है तुम्हें कैसे पता। तो कहती है इसने बताया। तो फिर वो कहता है रॉय कि रूमी को कैसे पता। तो रूमी कहती है पार्टी में क्या हुआ था। तो वो कहता है कार्तिक कहता है वहाँ पे बादशाह पे अटैक हुआ था, तो वहीं पे उस लड़की का ये दांत वहीं पे गिर गया था, उसी की वजह से ये घाव हुआ है। तो रॉय कहता है दांत से घाव ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कहता है कि मैं आपको दवाइयाँ लिख के दे देता हूँ। तभी कार्तिक कहता है मेरा तो ये हाल है और जिसे काटा है वो तो हॉस्पिटल में है। वो फिर उसे याद आता है। वो कहता है अरे हाँ, वो मुझे तो उससे मिलने के लिए जाना है। तो वो बादशाह को फ़ोन करता है। कहता है बादशाह भाई कहाँ पर हो। तो बादशाह कहता है कि सर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, तो मैं चित्तरंजन हॉस्पिटल में एडमिट हो गया हूँ। तो कार्तिक कहता है ठीक है, मैं अपने पापा को दवाई देने आता हूँ। और वो बादशाह बताता है कि वो 302 रूम नंबर में ठहरा हुआ है। तो ये बात रूमी भी सुन लेती है और फिर कार्तिक वहाँ से निकल जाता है। फिर कार्तिक जैसे ही उस रूम में पहुँचता है उसे कुछ गुर्राने का साउंड सा आता है। तो वहाँ पे बादशाह के बगल में ही एक और आदमी होता है जिसके गले में काटने का निशान होता है। फिर कार्तिक बादशाह की तरफ मुड़ता है और बादशाह अपनी आंखें ओपन करता है। उसका चेहरा बिल्कुल ही भयानक हो गया होता है और बिल्कुल वैम्पायर की तरह लग रहा होता है। फिर वो कार्तिक पर अटैक करता है और दोनों के बीच में थोड़ी बहुत फाइट होती है। फिर तभी वहाँ पे एक एंटिटी आती है और वो बादशाह को इधर उधर पटकती है और फिर वो बादशाह को वहाँ से ले जाती है। और लास्ट में जाते जाते हमें दिखाई देता है कि वो एंटिटी कार्तिक की तरफ आती है और यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक और ढेर सारा प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।